बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पोलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड की टीम ने भी दौरा पाकिस्तान को मनसूख कर दिया है। सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर सामने रखा गया है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब की जानिब से काफ़ी इस बात पर गुस्से का इजहार भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि अब इन फ्यूचर हमसे आप किसी भी किस्म के लिहाज की उम्मीद न रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब का यह कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वुकला से मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से पीटीवी को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का यह कहना है कि इतनी सिक्योरिटी जो है वहां पर न्यूजीलैंड में भी मौजूद नहीं है जितनी सिक्योरिटी उनकी टीम को यहां पर प्रोवाइड की गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है यूनान के सफ़ीर ने, जहां पर मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान हर किस्म की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। दूसरी जाने पर जी हम बात करेंगे कुछ आलमी कुव्वतों के हवाले से। चीन और अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से यह बयान दिया गया है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दो आलमी कुव्वतें आमने सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, तो इनसे गुजारिश करेंगे कि अपने दरमियान सरजंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया जो है इस आग की लपेट में शामिल हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के क़याम के हवाले से पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों को हम सराहते हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुदाखलत अफ़गानिस्तान में नहीं कर रहा और ना हम किसी को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। आलमी दुनिया की तरफ से अगर कोई भी मुस्बत मशवरा दिया जाएगा तो उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे और उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा, और ये भी अपील करते हैं कि हमारे मुंजमद जो अकाउंट हैं उनको फ़ौरी तौर पर बहाल भी किया जाए। दूसरी जानिब पर 24 सितंबर को यूएन असम्बली में इजलास होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं अफगानिस्तान के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जिसमें इस इशू को हाईलाइट किया जाएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक का जो लॉकडाउन कश्मीर में लगाया गया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ के नशियाती इदारों के नुमाइंदगान से बात करते हुए इस बात को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफ़गान महाजरीन को अपने यहाँ पनाह भी दी है और किस तरह से अपने किरदार को भी अदा किया है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में एनालिस्ट पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मियां इमरान फ़याज़ वड़ाई साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिर शाकिर साहब और हुमा बुकाई साहिबा। इस टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट साबिर शाकिर साहब। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की हालिया सिचुएशन के हवाले से, तो न्यूजीलैंड की टीम के बाद इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से दौरा मनसूख किया है और पाकिस्तान टेलीविजन को जिस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और इसके बरक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की एक्टिविटी के लिए सेफ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ये सिचुएशन बनाई जा रही है और जिस तरह का रिएक्शन सामने नजर आ रहा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? ये इसका सिक्योरिटी से तो दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस बुलाई गई है 11 था। इनफैक्ट ये रीजनल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है और इस रीजन में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जिसमें वाक़ है, ये सारे मामला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान को ये जो आलमी क़ुव्वतें हैं, आलमी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान के एंटी फोर्सेस हैं, वो इनफैक्ट चाहती हैं कि पाकिस्तान को हाई रिस्क जोन में डाल के और उन पे कुछ सैंक्शंस लगाई जाएं या फिर इनको कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वापसी का फैसला भी ना न्यूजीलैंड ने खुद किया और ना ही इसकी वजह सिक्योरिटी थी, बल्कि एक क्लब है फाइव आइज के नाम से, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बरतानिया है। ये उस फोरम पे फैसला हुआ, और अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल कर लेती तो उसके फौरी बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का विजिट था और उसके पास भी कोई जवाब बाकी न बचता, और अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम आ जाती तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी करना पड़ता था। इसलिए ये बाकायदा तौर पे सोची समझी प्लानिंग के तहत ये किया गया। पहले न्यूजीलैंड को बुलाया गया, अब इंग्लैंड ने इनकार कर दिया और ऑस्ट्रेलिया भी अब नहीं आएगी। तो ये मुख्तलिफ ये जितने भी ममालिक हैं इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, अमेरिका है, इंडिया है, ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना को इन्होंने कंट्रोल करना है, क्योंकि अब पाकिस्तान के बारे में समझा जा रहा है कि ये चाइना के साथ है। और चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक क्वाड के नाम से एक फोरम है, इसमें 4 बड़े मुल्क हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। एक फाइव आइज है, फिर एक और नया एग्रीमेंट हुआ है हाल ही में,
इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप, उसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका है। तो ये उन फोरम्स पे ये सारी चीज़ें तय की जा रही हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की वजह से और चाइना और सिपेक की वजह से निशाने पे रखा हुआ है। जिस तरह से अभी आपने जिस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया है, यही बात जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी कही है कि अगर अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है, अगर ये बर वक्त खत्म ना की गई तो पूरी दुनिया जो है इस आग की लपेट में आ जाएगी। ये सवाल मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूंगी कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, एक तरफ तो हमारे किरदार को सराहा भी किया है और दूसरी तरफ पे साथ ही साथ अमरीकी वजीर खारजा ने यह बात की है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इकदाम ऐसे थे जो हमारे मफादात के अगेंस्ट भी थे। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो रिएक्शन हमारी तरफ आ रहा है, जैसे 2 टीमों का जो दौरा है वो मनसूख हो जाता है, तो खारजा पॉलिसीज आप पाकिस्तान की किस तरह से देखते हैं और इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए आप क्या समझते हैं कि हमारी पॉलिसीज जो हैं क्या वो ठीक हैं या इनके अंदर मजीद हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा या असर इन चीज़ों को तरतीब देना पड़ेगा? देखिए, ज़ाहिर है अफगानिस्तान का मामला अगर लें तो उसमें यकीनन पाकिस्तान के मफादात एंटी फोर्सेस जो हैं अमेरिका है और दूसरे मुल्क उनसे टकराएंगे, और अगर उनसे मफादात न टकराते तो अमेरिका तो अफगानिस्तान को हासिल करने के लिए आया था, इस पर कब्जा करने के लिए आया था, लेकिन वो कब्जा नहीं कर सका, ना वो और ना ही उसकी इत्तेहादी फौजें। तो उसका यकीनन उसको रंज है और वो समझता है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी, पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया। और हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकता कि एक बिल्कुल मुखालिफ इत्तेहाद जो है और जिसमें इंडिया भी शामिल है और अफगानिस्तान की सरजमीन जो कि इंडिया के लिए इंतहाई जरखेज़ हुई और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए 20 साल वहाँ से इक़दाम उठाए जाते रहे, तो पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद जो है वो एक हो नहीं सकता अफगानिस्तान के मामले में। और अब चूँकि जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं अफगानिस्तान से जा चुकी हैं और एक हारी हुई शिकस्त खुर्दा फोर्सेज हैं, अफगानिस्तान का जो अमन और इस्तेहकाम है वो इस रीजन में जितने भी उसके हमसाया ममालिक हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें चाइना भी शामिल है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, वेस्ट एशियाई रियासतें हैं, इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक तो बैरूनी मुदाखलत के बगैर और जो इस नॉन रीजनल प्लेयर्स हैं उनके बगैर अफगानिस्तान स्टेबल हो और अफगानिस्तान में जो हुकूमत है उसको सपोर्ट किया जाए। जी साबिर साहब, 24 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर का जो है वो यूएन की असम्बली से खिताब भी है और उसमें वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे और अफगानिस्तान में मौजूद जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। और यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की है, वहाँ पे जो दीगर जो नशरियाती इदारे से उनसे बात करते हुए उन्होंने ये बात उस पर भी जोर डाला है कि जो उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए या उसको बहाल करने के लिए, उसको फौरी तौर के ऊपर दोबारा से उन चीज़ों को रीस्टार्ट किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान एक करंट सिनेरियो में जा चुका हुआ है और रीजन में हमारी पोजीशन अच्छी खासी क्लियर हो चुकी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इकदाम है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? यूएन जनरल असम्बली में जी वज़ीर आज़म इमरान खान शायद खुद जाते अगर उनके वहाँ पे मुलाकातें और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो सर्द महरी का शिकार ना होते। और आई थिंक वो सर्द महरी ख़त्म नहीं हो सकी और वो तस्करा जो आपने किया वही है कि अफ़गानिस्तान के मामले में इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की सोच बहुत मुख्तलिफ है। जो अमेरिका की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर सकता और ना ही करेगा आइंदा भी। इसलिए अब बहुत से जो रहनुमा हैं वो यूएन जनरल असम्बली से वर्चुअल एड्रेस करेंगे और यकीनन उसमें अभी तक ज़ाहिर है इमरान खान साहब की तकरीर अभी तैयार नहीं हुई, आज रिकॉर्ड होना थी और अगर वो रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद इसके मंदरजात कुछ सामने आ जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका फोकस जो है वो अफ़गानिस्तान भी होगा और इंडिया के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मामला भी होगा और पाकिस्तान मुस्तकबिल में क्या चाहता है वो एक गाइडलाइन, एक लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। लेकिन इसमें ये बात तय है कि पाकिस्तान और अमेरिका आइंदा मजीद कुछ सालों में भी शायद सेम पेज पे न रहें।
इमरान, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे साबिर शाकिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी जो कुछ डायरेक्शंस हैं, कुछ पोजीशंस हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात ये समझ में आ चुकी है कि जो सिक्योरिटी का रीज़न बताया जा रहा था, ऐसा कोई रीज़न जो है वो जवाज़ जिन्होंने बनाया है वो गलत जवाज़ बनाकर यहाँ से टीमें जो हैं वो वापस हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम की वापसी के बाद इंग्लैंड का दौरा जो मनसूख हो जाता है, और जैसे साबिर शाकिर साहब ने कहा कि ये आलमी कुव्वतों की कुछ साजिशें हैं, ये ब्लॉक बना हुआ है जिसके तहत ये काम किया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो लिखी हुई हिस्ट्री है उसमें हमें कोई भी एक वाक्य ऐसा नहीं मिलता जिसमें टीम्स किसी मुल्क में गई हों और एट 11th आवर वो कह दें कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना ये दौरा मनसूख कर रहे हैं और सिक्योरिटी रीजंस को बताया भी ना जाए कि असल में हुआ क्या है। देखिए, ये सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का भी मामला है। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हर चीज की अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और अचानक इसको विड्रॉ कर जाना, ये मैं समझता हूं कि एक तो क्रिकेट के जो शायकीन है उनके लिए बहुत बुरी खबर थी और साथ साथ ये दो मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या फ्यूचर में हम न्यूजीलैंड के साथ कोई ऐसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी भी अगर एम्बिग्विटी है तो उसको वो लेकर चल सकेंगे, मुमकिन है 11th आवर उसको वो खत्म कर दे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले की अभी जो सबसे मैं समझता हूं कि जो मायूस कुन चीज है वो ये है कि इस मामले की एक्चुअल रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आई न्यूजीलैंड की। जराये का ये कहना है इमरान खान साहब ने बाकायदा खुद राब्ता किया है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से फोन पे बात भी की है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट थे। मैच शुरू होने से 2 घंटे कबल जी जो है उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेल सकते और हमें वापस जाना है। और मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करना, मेरे ख्याल से एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर होना चाहिए था कि एक्चुअल रीजंस उन्होंने कहा, जेसिंडा ने जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजंस। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि व्हाट सिक्योरिटी रीजंस, वी हैव द बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज इन द वर्ल्ड, आईएसआई हमारे पास, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा जो मामला था इतने स्ट्रांग है कि हमारे से कोई लूपहोल हो ही नहीं सकता है। तो आप काइंडली हमारे साथ जरा शेयर तो करें, हमें भी तो पता चले कि यार आपकी जो इंटेलिजेंस स्ट्रांग है या हमारी स्ट्रांग है। और इस पे शेख रशीद साहब का बयान बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इतनी तो न्यूजीलैंड की आर्मी नहीं है, टोटल आर्मी नहीं है जितनी हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ पर रेस करना चाहता हूँ और मैं पब्लिक के साथ भी इस पे बात करना चाहता हूँ कि कम अज कम रीजंस जो है वो बताई जाए, गवर्नमेंट लेवल पे इसको शेयर किया जाए, मीडिया के साथ शेयर किया जाए, ताकि ये अंदाजा हो सके कौन गलत है और कौन सही है। क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया और आप देखें तो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, सबने पाकिस्तान का साथ दिया, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जा रहा हूं और आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम है, थोड़ा सा उनका बयान भी अगर आप देख लें तो आपको जरा मामला थोड़े और समझ आने लगेंगे। न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन ने कहा है कि भी हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो पीछे से कॉल्स आई और हमने कहा जी ठीक है हम इस दौरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पीछे से हुआ है, लेकिन जो जिसको हम पीछे से करना कहते हैं, ये सब का सब मामला जो है ना, आप जेल में देखिएगा, इसमें अमेरिकन लॉबी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इंडियन लॉबी की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना ज्यादा इंपैक्ट कर सके न्यूजीलैंड को। इसमें अमेरिकन लॉबी और आपकी जो मैं इसके बाद समझता हूं कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का दौरा मंसूख हुआ है, इसमें जो आपकी ब्रिटिश लॉबी है इसने मुझे ज्यादा तकलीफ दी है। क्योंकि न्यूजीलैंड तो चले एक तरफ मामला था, ब्रिटिश के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर है, हमारी ट्रेडिंग टर्म्स बहुत अच्छी हैं, हमारे वहां पर उसके हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्लेम करते हैं कि वहां पे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कुछ स्टांस लेना चाहिए, फाइनेंशियल डैमेजेस का स्टांस लेना चाहिए, जैसे चेयरमैन पीसीबी ने कहा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है इस पर अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो पूरी दुनिया यही समझेगी कि हम गिल्टी हैं। इस एहसास को खत्म करने के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए और आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। फयाज फड़ाई साहब, ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर टीम आती है खेलने के लिए, मैच से कबल जो है वो अपना दौरा मनसूख करने की बात करती है कि हमने वापस जाना है, दूसरी टीम ने आना होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ और इस इश्यू को हम छोड़ेंगे नहीं। और पीसीबी के जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब, उनका ये कहना है कि हम एक शॉक में चले गए हैं कि जिस तरह का रिएक्शन किया गया है, इन फ्यूचर हम भी किसी का लिहाज नहीं रखेंगे। और इंग्लैंड की तरफ से ये जवाब पेश किया जा रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेंटली तौर पर जो है वो हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे खिलाड़ी जो है वो किसी प्रेशर में आके कहीं मूव करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फ़ायदा नुकसान अपनी जगह, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशंस हैं जी। आप जानती हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया में क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी पैदा किए हैं। हमारे खिलाड़ियों की एक मुनफरद पहचान है, उनका खेलने का एक अंदाज़ है, उनका एक
बॉलिंग का, बैटिंग का, फील्डिंग में उन्होंने पूरी दुनिया में एक मकाम बनाया। वो सिर्फ पाकिस्तान में पसंद नहीं किए जाते, वो पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोअर्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की क्रिकेट के खेल में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो मामला है ना न्यूजीलैंड का, आए और चले गए, ये तो फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर, ये जो मामला हो ना सारा, ये तो उसी तरह है कि अगर किसी बंदे से रिश्ता मांगा जाए, रिश्ता हो जाए, फिर एंगेज हो जाए, ठीक हो गया, फिर डेट हो जाए शादी की, फिर बारात भी आ जाए, फिर वो खाना भी खा लें और जाते हुए कहें आखिरी लम्हे पे कहने जी कुछ हमें ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि हम ये रिश्ता नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो वो जो लड़की वाले या लड़के वाले हैं जो दूसरा फ्रीक इनकार कर रहा है, इतना तो उनका पूछना हक है ना कि जनाब अब हम इस हद तक आ गए हैं, अब तो हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। तो ये तो उस तरह की उन्होंने बात किया, बेसिकली उन्होंने एक गहरा जख्म लगाने की कोशिश की है पाकिस्तान में क्रिकेट को, और ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। ये कह रहे हैं ना कि क्रिकेट वाले, क्रिकेट टीम कह रही है मैं पता नहीं था, उनको पता था, फायदा उनको पता था, उन्होंने जानबूझ के टीम भेजी है, वो 6 दिन यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, वो सिक्योरिटी वालों से मिलते भी रहे हैं, बल्कि न्यूजीलैंड वालों ने खुद कहा पाकिस्तान के जो हुकाम थे कि आप इतनी टाइट सिक्योरिटी ना करें, हमें थोड़ी सी शक आप कम सिक्योरिटी कर दें। दिस मीन्स कि उनके ज़हन में था कि हमने वापस जाना है, और उनको पता था उनकी जो 5 आइज़ है ना, आजकल कहते हैं दुनिया में इंटेलिजेंस की 5 आइज़ है, और वो जो इंटेलिजेंस के बारे से फैसला करते हैं वो बड़ा दुरुस्त होता है। उन 5 आंखों की ये जो नज़रें बिल्कुल बुरी थी पाकिस्तान पे, और उनकी प्लानिंग थी कि ऐसा करना है, तो उन्होंने ये तयशुदा फार्मूले के साथ किया। इंटरनेशनल सियासत में देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि खेल को उसमें सियासत लाई गई, उसमें सियासत को इस्तेमाल किया गया, और इतने बड़े मुल्कों ने जो ह्यूमन इंटरेस्ट के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खेलों के हवाले से अपना बहुत नाम समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं जब वहाँ धमाका हुआ, मुसलमान इतने मारे गए, तो उस वक्त बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद थी और वो दौरा कर रही थी, और वो उसी मस्जिद में जुमा भी पढ़ने जा रही थी, तो उन्होंने तो अपना दौरा कैंसिल नहीं किया था, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम भी गई। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़े दिल से और फराख दिली से मुजाहरा करना चाहिए था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखें, वैसे तो उनको कॉल करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उनका एक जोश था, क्रिकेट से उनकी मोहब्बत है, आप जानती हैं वो खुद भी क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने खुद कॉल की और उसका जो रिस्पांस दिया। और हम लोग हैं कि थोड़ा सा जो वहाँ धमाके हुए और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जब वहाँ पे पहुँची, तो हम लोगों ने उस खातून को हीरो मान लिया, उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी कि ये बड़ी ज़बरदस्त खातून है। और मैं समझता हूँ कि उनसे हमारी बड़ी तवक्कुआत थी, और प्राइम मिनिस्टर को भी उनसे खासी तवक्कुआत थी कि वो मस्बत मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खेल के साथ ज़्यादती की है, और दुनिया में खेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई जवाज़ नहीं है। और ये जो अभी इंग्लैंड ने रिस्पॉन्स किया है, ये सारा ये जो 5 आंखें ना, इनकी सोची समझी प्लानिंग थी, इसमें कोई इन्होंने आखिरी लम्हे पे ऐसी बात नहीं की, उनको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने फौरी फैसला किया। जिस तरह के ट्वीट्स वहाँ से किए गए हैं, वो ट्वीट्स हैं जवाब ही नहीं रखते कि आप इस तरह की चीज़ों को सामने रख के कि जी मेंटली तौर पे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो प्रेशर में हैं, हम नहीं चाह रहे कि वो मूव करें, वहाँ पे वो खेल नहीं सकेंगे, परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इस तरह के जवाब। फायदा जब 6 दिन ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करते रहे तो उन पर कोई प्रेशर तो नहीं नजर आया, वो तो खुशबाश थे, वो सारे खेलने के लिए तैयार थे। ये आखिरी 1 घंटे में उनको कहाँ से प्रेशर आ गया? ये बात तो हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी की है कि इतनी फोर्स तो शायद उनके अपने मुल्क में नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप समझें कि जब दूसरा बंदा नीयत ना सही हो, बदनीयती हो, तो फिर 100 बहाने तलाश कर रहा है। एक्चुअली आपको सबको पता है, ये उनको भी पता है और हमें भी पता है, जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी पता है। और ये जो जनूबी एशिया का खित्ता है, आप जानती हैं कि यहाँ पे क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं लोग। वहाँ तो अंग्रेज़ों के मुल्क में जब खेला जा रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था, तो 4 अंग्रेज़ लेटे होते हैं धूप में और 2-3-4 कुत्ते फिर रहे होते हैं साइडों पे। और यहाँ आप देखते हैं कि घर सिर्फ ये नहीं कि जो स्टेडियम होता है वहाँ पे रौनकें होती हैं, हर घर में एक स्टेडियम का माहौल होता है, हर दफ्तर में स्टेडियम का माहौल होता है, और लोग सड़कों पे खड़े होकर ब्रेक में जाने से पहले मुझे इतना बता दीजिए कि क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, पीसीबी को ज़रूर जो अपनी एक लीगल तरीका है ज़रूर करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए, आईसीसी में जाना चाहिए। ये हमारे बोर्ड को, ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया अखलाकी तौर पर सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो कानूनी बात है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि ये फ़ैसला हमारे बोर्ड ने किया और मैं इसको मानती हूँ, हमारे बोर्ड को भी अपने तौर पर तमाम कानूनी और लीगल रास्ते इख्तियार करने चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपने ज़्यादती किया, गलत किया, हमें रीज़न बताएं, हमें यह नुकसान हुआ है, इसका इजाला करें। इजाला किया जाए। वक्त हुआ चलता है
मुख्तसर सी ब्रेक में वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे कि यूएन असेंबली इजलास होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल जो है वो खिताब वहाँ पे करना है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या पोजीशन रहेगी पाकिस्तान की। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से कहा है कि हम लोग अफगान महाजिरीन को सपोर्ट करते रहे हैं, अब हम मजीद उनको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे और आलमी दुनिया को चाहिए कि उनके जितने भी अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उनको फौरी तौर पर स्टेबल किया जाए कि वहाँ पर अमन जो है वो कायम हो सके। ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एनालिस्ट हुमा वकाई साहिबा, मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं साहिबा आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपको मालूम है कि इस वक्त ऑलरेडी 2 टीमें जो है पाकिस्तान आने का अपना दौरा जो है मनसूख कर चुकी हुई हैं। 24 सितंबर को यूएन असेंबली में इजलास होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने दीगर नशरियाती इदारों की जो लोगों के साथ उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को भी डिस्कस किया है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है अफगानिस्तान को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, इसके बाद क्या आलमी बरादरी की तरफ से हमारी तरफ जो रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन पाकिस्तान कैसे इसको जो है वो डाइजेस्ट करेगा, इसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? मेरे ख्याल है कि जी पाकिस्तान की तरफ से तो शायद किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इंतहाई प्रो पीस इनिशिएटिव लिए हैं। अफगानिस्तान को भी में तालिबान को भी फैसिलिटेट किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी फैसिलिटेट किया है। यूके में, यूएस में जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तान के किरदार को सराहा रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान ने तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन वो तालिबान को नच कर रहे हैं एक बेहतर तर्ज हुकूमत की तरफ। इमरान खान साहब के ताजिकिस्तान के इनिशिएटिव के बाद आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि वो अपनी कैबिनेट में तौसील भी कर देंगे और दीगर लसानी रिप्रेजेंटेशन वहां आ जाएगी। खवातीन के हवाले से भी वो लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, इंगेज हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मसला है वो इससे बड़ा है। मसला ये है कि कैंप पॉलिटिक्स इस वक्त आपको दुनिया में नजर आती है, जिसको बाज़ लोग दूसरी स्तर जंग भी कहते हैं, और उसमें आप अमेरिका को बिलखुसूस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ खड़ा नजर आता है और वहां पर यहाँ पर चाइना को कर्टेल कंट्रोल करने की एक स्ट्रैटेजी है। इस चक्की में समझिए पाकिस्तान फिस रहा है। पाकिस्तान अभी तक बैलेंस और कनेक्टिविटी दोनों को साथ लेके चल रहा है, लेकिन अगर दीवार से लगाया गया तो पाकिस्तान को भी अहम चॉइसेस अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से करनी पड़ेंगी। अभी तक ऐसा लगता है कि ये एलिमेंट ऑफ विक्टिमाइजेशन है, चाहे सेटअप हो, चाहे दीगर इदारे हों और चाहे अब क्रिकेट की ये टॉक्सिक नेगेटिव डिप्लोमेसी हो। सही। अच्छा हुमा साहिबा, अगर हम बात करते हैं इस करंट सिचुएशन के हवाले से जिसकी आप बात आपने जिस चीज़ को मेंशन किया है और ये बात आलमी बरादरी भी जानती है कि एक अरसा दराज तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना भी किया है और हमारे ही पड़ोसी मुल्क की सरजमीन जो है वो इंडिया इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप क्या समझती हैं कि अब इस सिचुएशन पे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं, एक बहुत बड़ी आलमी ताकत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है अफगानिस्तान में, और उसके बाद 2019 से जो लॉकडाउन कश्मीर में लगाया गया है मकबूजा कश्मीर के लोगों पर, आप क्या समझती हैं कि क्या इस हवाले से आलमी बरादरी के कोई इक़दाम होंगे और पाकिस्तान इस पर अपना जो किरदार जिस तरह से अदा कर रहा है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? मैं दोबारा से गुजारिश करूं, पाकिस्तान का किरदार जो है वो प्रो पीस भी है, प्रो कनेक्टिविटी भी है, प्रो एंगेजमेंट भी है, लेकिन जो सिनेरियो आपने पेंट किया है ना वहां पर फॉर एग्जांपल इंडिया, जाहिर है कि इंडिया में इस वक्त बहुत सारा
गुस्सा है और रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी की बात हो रही है, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो ये कि इरेज हो गया है इंडिया अफगानिस्तान से, यानी मिटा दिया गया है अफगानिस्तान से इंडिया का किरदार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की जो पॉलिसी, एंटाई पॉलिसी, पाकिस्तान की जो हवाले से जो पॉलिसी है वहां पर कोई बदलाव आ गया है। तो बल्कि आपको ऐसा नजर आता है कि इंडिया अब अमेरिका पे ये प्रेशर डाल रहा है कि वो पाकिस्तान से डिसएंगेज करे, पाकिस्तान पे प्रेशर डाले, क्योंकि वो अमेरिका से कहता है कि जी आप ये नहीं कर सकते कि मुझे वेस्टवर्ड डिसएंगेज करें और ईस्टवर्ड मुझे इंगेज करें। ये वो नए हकाइक हैं जिसके साथ पाकिस्तान भी काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ खुल के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख रहा है। इट इज अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो पॉजिटिवली इंगेज करती है या नेगेटिवली इंगेज करती है। एग्जैक्टली अच्छा हुमा साहिबा, हमने देखा है कि आलमी बरादरी ने भी इस बात पे काफ़ी शोर डाला है, बाकायदा इजलास भी बुलाया गया है कि जी अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए वहाँ पर इमदाद इकट्ठी की जा रही है, $1 अरब की भी बात की गई है और यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की है कि जो अकाउंट उनके फ्रीज कर दिए गए हैं उनको फिर दोबारा से आप बहाल कर दें, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त उन लोगों को ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, खड़े होने के लिए चाहिए। और कुछ यही बात उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी की है कि हम मुस्बत रवैयों का जो है वो इंतज़ार करेंगे और हम आपकी हर अच्छी चीज़ में आपके साथ खड़े होते भी नजर आएंगे और आलमी बरादरी के रवैयों को या उनके मशवरों को साथ लेकर चलेंगे अगर कि वो पॉजिटिव हुए। तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से जो रिएक्शन अभी तक अमेरिका अपना शो कर रहा है इसके ऊपर क्या इक़दाम होंगे? मेरे ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से जो फाइनेंसेस हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के अपने पैसे हैं, उनको रोक कर वो बिहेवियर डैमेज कंट्रोल भी करना चाहता है और कंट्रोल भी करना चाहता है तालिबान को, जो मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अमेरिका नोन है सैंक्शंस लगाने के लिए, लेकिन सैंक्शन से कभी भी हुक्मरानों को नुकसान नहीं होता, तालिबान को नुकसान नहीं होगा, जो आम आदमी है अफगानिस्तान में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मसला नहीं है। देखिए, अगर अफगानिस्तान के फंड्स रिलीज ना किए गए या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आई तो अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होगा, यानी जो सिविल वॉर नहीं हुई, जो तालिबान ने इस वक्त ऑर्डर मेंटेन किया है, वो लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से वो कोलैप्स हो सकता है और फिर नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, खित्ते का भी है और इसके असरात जो होंगे वो ग्लोबल पीस से भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान के पैसे भी रिलीज करने चाहिए, वहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है उसको भी एड्रेस करना चाहिए और जो वेस्टर्न कम्युनिटी है वो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी पे ना जाए ना, वो जो नई हकीकत है, जो नई शक्ल है अफगानिस्तान की, उस हकीकत को तस्लीम करे और उनके साथ काम करे, बल्कि उनको स्ट्रेंथन करे। बिल्कुल उस वक्त जबकि तालिबान जो है वो प्रैग्मेटिज्म का भी इजहार कर रहे हैं, अपने बर्ताव में नरमी और लचक भी ला रहे हैं, जिसकी जरूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हम में से कोई भी नहीं चाहता, बशमूल अमेरिका, बशमूल यूके, कि अफगानिस्तान एक बार फिर इंटरनेशनल टेररिज्म का एपीसेंटर बन जाए, चाहे वो दाइश के हवाले से बात हो रही हो, अलकायदा के हवाले से बात हो रही हो, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही हो, या इंडियन डिजाइन के हवाले से बात हो रही हो। हम सब की ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान में ऑर्डर आए, अमन आए और ऐसे अनासर को पनपने ना दिया जाए। सही सही। इमरान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हुमा बुकाई साहिबा ने कहा है कि अगर इस करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह की लचक का जो मुजाहिरा किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से और जो उन्होंने अपने अंदर मजीद मस्बत रवैयों को भी मुतारफ़ करवाया है ख़वातीन को लेकर या चीज़ों को स्टेबल करने के हवाले से, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कि आलमी बरादरी उनको तस्लीम करने से क्यों इनकार कर रही है और अब तक उनके जो अकाउंट हैं उनको फ्रीज क्यों किया है? आई थिंक मैं समझता हूँ कि अमेरिकन और यूरोपियन जो सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करते हैं, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि कम अज़ कम जो आपके पास फंड्स मौजूद हैं, ये फंड्स उनके अपने ज़ाती फंड्स नहीं है, बल्कि ये एक मुल्क के फंड्स हैं जो कि आपने उस पर कब्जा किया हुआ, तो उसको रिलीज़ किया जाए ताकि आम जो शख्स है, जो वहाँ पर गुर्बत का जो मामलात है, उसके ऊपर एक आसानी से काबू पाया जा सके। और इस सारे मामले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जहन में रखिएगा कि ये जितना भी मामले को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, एक अपनी रिट को जो अनड्यू तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें जो दो ब्लॉक्स दुनिया में बने हुए हैं उनका बड़ा
बड़ा अमल दखल है। इन दो ब्लॉक्स को इंटरनेशनल लेवल पर समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक तरफ देखें तो चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, साथ टर्की है और कतर है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिकन हैं, जापानीज हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंडियंस हैं और साथ फ्रांस है। अब इन दो ब्लॉक्स की जो आपस की जंग है उसमें जो पाकिस्तान है उसको ज्यादा टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी खुशखबरी अपने नाज़रीन को जरूर देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है, जो कि अमेरिकन साइड का ब्लॉक बन चुका है, उसके अंदर जो फ्रांस है उसके अमेरिका के साथ जो टाइज हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टाइज हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त एक डील थी जो कि फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने करनी थी और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया ने वो डील कर ली और फ्रांस को बीच में से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सफीर भी वापस बुला लिए हैं और जितनी भी डेमोक्रेटिक टर्म्स थे उनकी आपस में वो सारी की सारी उन्होंने खत्म कर दी हैं। अब ये इस मामले को थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर इस मामले से सही मायनों में फायदा उठाया जाए तो ये पूरी की पूरी सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि फ्रांस जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और आप जानते हैं कि इंडिया ने राफेल त्यारे फ्रांस से ही लिए थे और इवन के अमेरिकन भी कुछ टेक्नोलॉजी में फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में है। अब चाइना जो है उसने फ्रांस के साथ मिलकर उनकी हामी भरी है और उनके साथ हमायत की है इस वक्त फ्रांस की, जो कि मैं समझता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आजकल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि अगर पाकिस्तान भी इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब हो गया तो आप अफगानिस्तान के इशू पे देखेंगे कि मुमकिना तौर पर हम देख सकेंगे कि फ्रांस की सपोर्ट चाइना और पाकिस्तान की बेल्ट में आ सकती है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अफगानिस्तान की सूरत हाल को बदलने में बड़ा अहम किरदार इसमें अदा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि अफगानिस्तान को लेकर जो यूएन का मामला है जिस पर आपने भी बात की है, देखिए अब अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान बिहेव कर रहे हैं, दिस इज इनक्रेडिबल, आज तक नहीं देखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसको कोई बहाना ना मिले। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है उसको सराहे जाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बहुत नबातुल्ला बयान है। उन्होंने कहा है कि जी 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस वक्त अमेरिकन के पास पड़े हुए हैं जो कि उनको रिलीज करना चाहिए। ये क्या मामला है कि पूरी दुनिया से कहा जा रहा है कि इमदाद दीजिए और उनके पैसे रोके हुए, और मैं समझता हूं ये बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट है। और जो 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो खिताब होने जा रहा है उसकी जो तकरीर है उसके हवाले से भी जो चंद पॉइंट शेयर किए गए हैं उनमें 2 पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है जिसमें बात की जाएगी। एक पॉइंट है अफगानिस्तान का, क्योंकि हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान के अमन के साथ हमारे मुल्क का अमन जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा मुहाजिर रहते हैं। सबसे ज्यादा जो हमने अफगान मुहाजिरीन को यहां पनाह दी है, पूरी दुनिया में इतने मुहाजिरीन किसी एक मुल्क में नहीं है जितने पाकिस्तान में है। सो पाकिस्तान है मेन कंसर्न, बिजनेस टाइज है, 2 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बात करेगा और कश्मीर के ऊपर बात करेगा, और जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर बड़ा बेहतरीन स्टांस ले चुके हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात आपके साथ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ताजिकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई वो भी अफगानिस्तान के ऊपर ही थी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस दिया है उसको भी आलमी सतह पर बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, जिसमें मेन पॉइंट जो है उन्होंने कहा है कि जी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाए। और मैं आपको बताता चलूं 200 कंपनीज जो है पूरी दुनिया से वो इस वक्त अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर जो धात मौजूद है, लिथियम धात, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। पता है कि वहां के वजीर इत्तलात जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी काफी सराहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, ये काफी ज्यादा जो है वो सराहे जाने के काबिल है। और मैं आपके यहाँ पे सुहेल शाहीन साहब का बयान भी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि पंजशेर वाले मामले पर पाकिस्तान ने अमल दखल किया, तो उन्होंने कहा कि जब हमने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया जंग लड़कर अपनी हिकमत अमली के साथ, उस वक्त हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज हमें पंजशेर के ऊपर पाकिस्तान की जरूरत कैसे पड़ सकती है। लिहाजा बी लॉजिकल, ऐसी बात करें जिस बात की लॉजिक हो, जो समझ में आ रही हो, जो बेतुका जैसे कि इंडियन मीडिया आमतौर पर बिहेव करता है, इमोशनली बिहेव करता है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है, उस तरह से बिहेव ना किया जाए। और पूरी दुनिया को मिलता है ये बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है अफगानिस्तान की तरफ से। बड़ाई साहब, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो कहते हैं कि दो ममालिक के दरमियान जो सर जंग चल रही है अमेरिका वर्सेस चीन, इसको फौरी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस आग की लपेट में आ जाएगी। और आप खुद देख रहे हैं कि दिन ब दिन करंट सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया की तब्दील होती जा रही है। कभी जो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा था आज वो मूव करके दूसरे ब्लॉक की तरफ आ रहा है। तो आप इन तमाम सिचुएशंस को किस तरह से देख रहे हैं?
फ़ायदा बात चाइना और अमेरिका की आपस में इख्तिलाफात की या जंग की नहीं है जी। अब तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो असाबी जंग में इस वक्त है। पूरी दुनिया, हर मुल्क जो है ना अपने अपने मुफाद में, अपने अपनी डिप्लोमेसी में अपने दाव पेच इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अमेरिका को देखें तो आप समझते हैं कि अमेरिका वापस चला गया तो खामोशी से बैठा हुआ है, उसने जो ज़ख्म लिए वो चाट रहा है, वो पूरी प्लानिंग कर रहा है कि इसका क्या जवाब देना है। उसके अपने साथी भी, दूसरे लोग भी उसे कह रहे हैं कि आपको शिकस्त हुई, आपकी पॉलिसियाँ ख़राब थी, आप सुपर पावर नहीं रहे। तो क्या अमेरिका बिल्कुल ही सारी चीज़ों को इग्नोर करके बैठा रहेगा? दूसरी तरफ चाइना है जो मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने को जा रहा है। चाइना की जो है पॉलिसी में एक अपनी मुनफरद सी है, वो दूसरे मुल्कों पर राज भी करना चाहता है और वहाँ से कमाना भी चाहता है। तो इस हिकमत अमली के साथ वो आगे बढ़ा है। रशिया की जो पॉलिसी है ना वो भी बड़ी डिफरेंट है। रशिया ने भी अफ़गानिस्तान में बहुत मार खाई है, उसकी भी अमेरिका के साथ कोल्ड वार रही है। तो रशिया भी अपने दुश्मनों को इस वक्त दोस्त बनाकर अपनी प्लानिंग कर रहा है। और इंडिया को देखें आप, इंडिया को तो हाल ही बुरा है ना। इंडिया का मीडिया देखें, वहाँ की हुकूमत देखें, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जिस परेशानी के आलम में वो हैं। यानी इंडिया का हमेशा से ये आप जानते हैं कि उसकी ये पॉलिसी रही है कि अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर अपनी सुपरमेसी रखी जाए, अपने पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिशें की जाए, और वो हमेशा इसमें बड़ा तेज़ रहा है। तो आज इंडिया इतना परेशान है कि इंडिया पहले तो सिर्फ भौंकता था ना, अब पूरी तरह काटने को भी तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अफ़गान असल में इस सारे पॉलिटिकल नक्शे में, पॉलिटिकल सिनेरियो में जो पिस रहे हैं वो फ़ायदा अफ़गान अवाम है। ये बिल्कुल सही कहा है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो ताजिक सदर से मुलाकात किया है, तो उन्होंने कहा कि आप भी बात करें, हम भी इनसे बात करते हैं, ताकि ये ताजिक और जो उज़्बेक और जो हज़ारा कबाइल के लोग हैं उनको भी शामिल करें अपनी गवर्नमेंट में। हालांकि बात का ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम हर उस शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे जो अफगानिस्तान में अखवानियों के लिए मददगार। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसको डिस्क्लोज़ कर दिया। हालांकि कुछ चीज़ें क्वाइट होती हैं, तो उन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि बात करने से, मशवरा देने से, दोस्तों के साथ मशावरत से चीज़ें संभलती हैं। तो इस वक्त जो अफ़गान तालिबान जो हैं वो गलती पर भी हैं, कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं उनमें, ज़ाहिर है वो बैठे हैं। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब से ये दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही, तालिबान भी अब परेशान बैठे हुए हैं। उन्होंने भी काबुल में बैठकर साथ जोड़ लिए कि ये क्या हो रहा है। तो उनको भी ये देखना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनसे हम रब्ता करें, ताजिकिस्तान के सदर जो हैं वो दूसरे कबाइल से रब्ता करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के इस वक्त तालिबान जो हैं वो थोड़े से रिजनेबल हो जाएँ और ऐसे इक़दाम करें, क्योंकि असल लॉस जो है ना वो सारा का सारा वो अफ़गान पीपल का है, अफ़गान अवाम का है। और अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए और वो सारी चीज़ें इस तराजुर में देखें कि अफ़गानिस्तान भी एक खुशहाल रियासत बने। और जो अफ़गान पीपल हैं, जो अफ़गान अवाम हैं, जो हर लम्हा भूख और गोली के इंतजार में रहते हैं, उनको भी सुख की कोई घड़ी नसीब हो। लास्ट टाइम इमरान आपसे पूछा चाहूँगी, अगर हम बात जो आज का हमारा सारा इशू रहा है जिसमें हमने बात की है, बेसिकली तो बात हो रही है कि वहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा ख़तरा बन चुका हुआ है, ग़िज़ा की किल्लत जो है वो सबका सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से भी स्टांस उठा रहा है जनरल असम्बली में, और 5 अगस्त 2019 को लगने वाला लॉकडाउन जो मकबूजा कश्मीर में है, आप क्या समझते हैं कि इसके हवाले से आलमी बरादरी की तरफ से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं कि क्या रिएक्शन आएगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने कश्मीर इश्यूज को जितना बेहतरीन अंदाज में टैकल किया है और पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन किया है, और जो भारत का एक तरफा मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ को अब पूरी दुनिया डिनाई कर रही है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रिवेल किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कोई फोरम ऐसा नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पर जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, कि कोई फोरम ऐसा नहीं है जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस इशू को नहीं उठा रही। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कश्मीर का इशू है उस पर लेके भारत का जो स्टांस है उसको माना नहीं जा रहा है। अब बात आ रही है असेंबली के अंदर तकरीर की, तो मैं आपको बताता चलूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी कश्मीर के ऊपर बहुत हाई फाई तकरीर करने वाले हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि उज्बेकिस्तान में जो मोदी का विजिट जो था उसने एट 11th आवर कैंसिल किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इमरान खान साहब ने वहां पर कश्मीर इशू को डिस्कस करना था और उनके पास डिफेंड करने के लिए इंडिया के पास
कोई ग्राउंड नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने न्यूयॉर्क में ये बात की है सहाफियों के साथ कि हम आज भी इस स्टांस पे खड़े हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर एक कदम बढ़ाएगा इंडिया तो हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम आज भी टेबल टॉक करना चाहते हैं। मैं ये वही बात आपसे कर रहा हूं कि पाकिस्तान एक भी लूपहोल नहीं छोड़ रहा है, जो कि पहली हुकूमतों में नहीं होता था। 3 साल पहले हमें ये देखने को नहीं मिलता था, बहुत खामोशी होती थी, एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान को इस दफा जब हम देख रहे हैं तो कोई लूपहोल नहीं छोड़ा कि जिस पर जो आपका दुश्मन है वो खेल सके। और मैं समझता हूं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं तो आपको अपनी जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यूएन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बनाना, सलामती काउंसिल के अंदर, ताजिकिस्तान के अंदर, रशिया के अंदर, इवन के जो कॉन्फ्रेंस आपको पता रशिया में हुई थी, टर्की में हुई थी, उन तमाम इश्यूज में अफगानिस्तान डिस्कस हुआ और साथ साथ वहां पर कश्मीर को भी डिस्कस किया। समझ क्या करना चाहेंगे आपके एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर की इशू को भी हाईलाइट कर रहा है और आपके समझते हैं कि आलमी बरादरी जो इतने अरसे से लॉकडाउन वहां पे लगा हुआ है उसमें लोगों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब रहेगी, खत्म हो जाएगा। जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो इतनी भी आइडियल नहीं है, थोड़ी सी गैर मतवाजन जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादातर वो इंटरव्यूज देकर पूरी कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर वक्त इंटरव्यू में नहीं बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी छुपा के भी रखी जाती हैं। ये कुछ दाव पेच होते हैं जो सारे मुल्क इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे खारजा पॉलिसी वालों को भी, हमारे थिंक टैंक को चाहिए कि वो रीज़नेबल तरीके से दुनिया को बिहेव करें। ना तो तालिबान को बहुत ज़्यादा उनके करीब हैं और जो तालिबान के जो है ना उनके जो मुद्दे हैं, जो उनका एक्सेसिव बैगेज है, उसको भी अपने साथ नहीं लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़े एहतियात, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, सारी खारजा पॉलिसी में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और सोचो विचार की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम सब ने कोरोना वैक्सीन लाजमी करवानी है। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।